जय हिंद दोस्तों, फिर से सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का एक और भेद जो है चर्त्व संधि। ध्यान रखें दोस्तों, चर्त्व संधि भी जो है वो व्यंजन संधि का ही एक भेद है। हम पिछले वीडियो लेक्चर में, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, हम व्यंजन संधि का पहला भेद सत्सुत्व पढ़ चुके हैं, दूसरा भेद सटुत्व पढ़ चुके हैं, तीसरा भेद हमने जसत्व भी पढ़ लिया। आज हम जो संधि पढ़ रहे हैं चर्त्व संधि, दोस्तों इसका एक सूत्र है खरीच। क्या सूत्र है? खरीच। क्या है ये सूत्र? क्या कहना चाह रहा है? ये जो खरी है, इसमें खर एक प्रत्याहार है। क्या है खर? प्रत्याहार, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी वर्गों के कौन कौन से वर्ण? पहले और दूसरे वर्ण, और इसके अलावा तीनों सकार, ये आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत। आप समझ रहे होंगे कि सभी वर्गों से क्या मतलब है। जैसे हमने लिखा क वर्ग, तो क वर्ग में हो गया पहला और दूसरा वर्ण क और ख। इसी तरीके से सभी वर्गों में जाने, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी वर्णों में हम अगर खर प्रत्याहार की बात करें तो पहला और दूसरा वर्ण आता है, यानी च, छ। इधर देखेंगे तो ट, ठ, त, थ, प और फ। ये तो हमने लिखा पहला और दूसरा वर्ग। इसके अलावा तीनों सकार भी जो हैं वो खर प्रत्याहार के वर्णों में गिना जाता है। यह हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस जो संधि है इसमें इस प्रत्याहार का बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरा, हमें एक प्रत्याहार और याद रखना होगा, इसका संकेत करता है च। च इससे पहले वाली जो संधि है उससे जो पद लिया जाने वाला है उसका अधिग्रहण करता है। च से हम यहाँ लेंगे जो पहले वाली संधि जो जसत्व पड़ी थी, उसका सूत्र था झलाम जसो अंते, वहां से झल लेंगे यहाँ से। तो च का संकेत क्या है? झल की ओर है। झल प्रत्याहार है, जिसके अंदर कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण, तीनों सकार और है, ये सभी मिलाकर के किस में आते हैं? ये झल प्रत्याहार के वर्णों में आता है। ये सूत्र क्या कहता है कि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद में अगर खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आता है, तो ये इनको, जो ये कोई सा भी होगा नहीं इनमें से, उनको क्या कर देगा? पहला वर्ण बना देगा, चर्त्व कर देगा। च पहले नंबर का वर्ण होता है च, इसलिए सभी को अपने अपने वर्ग का प्रथम वर्ण कर देगा। ठीक है, चर्त्व यानी सभी वर्गों का प्रथम वर्ण। ठीक है, अब इसको हम बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण यहाँ लेते हैं, एक प्रयोग हम यहाँ करते हैं। प्रयोग हमने लिया दोस्तों, उद धन सा है, प्लस के निशान से पहले एक पद है उद और बाद में दूसरा पद है सा है, दो पद हैं। अब हम संधि किसमें करते हैं? ये जो अंतिम जो वर्ण है इसमें दोनों तरफ के वर्णों में संधि करते हैं। इधर अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? द, जो कि एक व्यंजन है, और बाद में क्या है दोस्तों? स, वो भी एक व्यंजन है। अब हम क्या करेंगे? ये कह रहा है कि पहले वाला पद झल के वर्णों में से कोई सा एक होना चाहिए, तो ये झल के वर्णों में से है। कौन सा है? तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब ये इसी वर्ग का कौन सा बन जाएगा? पहला बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? आगे खर प्रत्याहार का वर्ण आने के कारण। यहाँ देखो आप, खर प्रत्याहार के वर्णों में से आता है क्या? तो आप देखेंगे हाँ आता है। इसीलिए हम इस द को क्या बना देंगे दोस्तों?
तय बना देंगे, वापस लिखेंगे तो ये हो जाएगा उत्साह। आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि उत्साह अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। उत्साह कब होता है दोस्तों? जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो हमें हमारे अंदर एक अतुलनीय उत्साह आ जाता है। हम उन कार्यों को जिनको कभी सोच भी नहीं पाते कर पाएंगे, उनको कर देते हैं। आपके अंदर भी उत्साह होना चाहिए कि हमारी भी निकट संभव परीक्षा है, परीक्षा का उत्साह आपके अंदर होना चाहिए और आपको भी अपने कार्य में लग जाना चाहिए। दोस्तों हमने पहला उदाहरण लिया है, इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण यहाँ और प्रयोग करके देखते हैं, जिससे कि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और आपको इसके लिए क्या रहना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा। हमने यहाँ उदाहरण ले लिए हैं तत्पर। तद में ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। पहले पद का अंतिम व्यंजन है द और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण क्या है? प। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि द जो है वो तय वर्ग में यानी कि झल प्रत्याहार के वर्णों में आता है तीसरे नंबर का, और इसके सामने जो प है वो किस में आता है? ये खर प्रत्याहार के वर्णों में से आता है, जो कौन सा है? पहला वर्ण है प वर्ग का। इसी कारण से ये तीसरा वर्ण जो है वो क्या हो जाएगा? पहला बन जाएगा। और क्या हो जाएगा? यहाँ तय की जगह हो जाएगा, तय की जगह हो जाएगा तय। हम वापस क्या लिखेंगे? ये वाला तय फिर ये वाला तय लिखेंगे, तत् और बाद वाला पर है, तत्पर। हमें भी हमारे लक्ष्य के प्रति तत्पर रहना चाहिए, हमारे कार्य को तत्परता से करना है। अगर करोगे, अगर आप इन पढ़ाई हुई चीजों का बार बार दोहरान करोगे तो आप सफल निश्चित रूप से होंगे दोस्तों। एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं दोस्तों। यहाँ अलग अलग उदाहरण लेने से ये भी मतलब है कि आपके जो दोनों तरफ जो पद आते हैं वहां वर्ण भिन्नता हो रही है, कभी कौन सा वर्ण आ रहा है कभी कौन सा, तो वहां आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं जो है सदधन कार। प्लस के निशान से पहले क्या है? द, जो कि तय वर्ग का वर्ण है और झल में आता है, और बाद में क्या है? क, जो कि क वर्ग का वर्ण है। और क वर्ग का कौन सा है? पहला, ये वाला क वर्ग का पहला वर्ण है, खर में आ रहा है। इसी कारण से इस द वर्ग का जो द है उसको हम अपने ही वर्ग का पहला बना देंगे तय, और क्या लिखा जाएगा? सत्कार। किसका करते हैं हम सत्कार? जो हमारे घर मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनका हम सत्कार करते हैं। कभी हम आपके घर आ गए तो सत्कार करोगे कि नहीं करोगे? तो आप आज तो इस संधि का सत्कार करो कि चल तो संधि हमारे घर आई है तो हम इसका सत्कार करते हैं। एक और उदाहरण दोस्तों हम यहाँ लेते हैं। उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरणों को आपके सामने मैं हल करके बता रहा हूं, जो अगर कठिनतम भी अगर आपसे पूछा जाता है तो इससे बाहर कुछ नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण लिया दोस्तों उत्पन्न, ये परीक्षाओं में पूछा गया भी है। उत्पन्न आपके सामने इस प्रकार से पद दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि है। या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है या ये भी पूछा जा सकता है कि इसका विग्रह क्या होगा। दोस्तों आपको इसके दो टुकड़े करने हैं, ध्यान रखना है। अगर आपको विग्रह पूछा जाता है तो आप ये देखें कि वो पद टूट कहां से रहा है। इसमें उत एक अलग पद बन रहा है, और अगर इसको अलग कर दोगे तो तय नहीं लिखा जाता है, द लिखा जाता है। अलग करते ये पहला वर्ण जो भी होगा वो तीसरा हो जाएगा, अलग होते तीसरा रहेगा लास्ट वाला ही। और बाद में हमने लिख दिया पन्न, और यहाँ इसी नियम से बाद वाला जो पद है ये पहला है और पहले वाला पद ये तीसरा है। तीसरा पद इनमें से आता है और बाद वाला जो पहला पद है वो खर प्रत्याहार में से आ रहा है, इसीलिए ये तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? पहला हो गया। और यहाँ जो द था वो बन गया तय, किस कारण से? बाद में प होने के कारण। तो ये उत्पन्न सिद्ध होता है। तो जरूरी ये नहीं कि आपको संधि करना आना चाहिए, यानी कि मिलाना ही आना चाहिए, कभी कभी आपको तोड़ना भी आना चाहिए, है ना? नहीं तो इस संसार के झमेले में फंस जाओगे दोस्तों। हाँ,
हम एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं दोस्तों। उदाहरण है लक्ष्यते। क्या उदाहरण है? लक्ष्यते। अब यहां देखो ये कठिन उदाहरण बन रहा है आपके सामने, दो पद करने हैं। तो यहां ये शते अपन देखते हैं पठिष्यते, तो शते अलग हो रहा है, तो यहां से इसको अलग कर लो शते। मैंने आपको बताया अगर ये पद अलग हो रहा है तो ये हमेशा पहला नहीं रहेगा, तीसरा रहेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये तीसरा होगा या फिर चौथा। अब यहाँ जो मूल धातु है, लब धातु है, अलग रहने पर ये अगर संधि नहीं होगा तो रहना इसको लब ही है, लेकिन अभी स्थिति में मूल जो पद है ये लब धातु है। लब के बाद में शते, यहाँ जो भय है वो इनमें से एक है, और बाद में जो से है वो इनमें से एक है। इसी कारण से ये जो भय था वो बन गया अपने वर्ग का पहला अक्षर। ये चौथा था, बन जाएगा पहला, और क्या बन जाएगा? लक्ष्यते। समझ पा रहे हो दोस्तों? मैंने आपके लिए वो उदाहरण लिए जो आप सबसे ज्यादा जिनमें कठिनता महसूस कर सकते हो, और ये किसी एक गाइड से उठा के लिए नहीं है, ये मूल ग्रंथों से और इसकी जो अलग अलग ऑथर जो है उनकी जो बुक है उनसे लिए गए हैं। एक और उदाहरण आपके लिए मैं लेता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। उदाहरण है युद्ध स्वर। युद्ध स्वर। अब देखो यहां प्लस के निशान से पहले आप देख रहे हैं धै, जो कि झल प्रत्याहार के वर्णों में है, और झल है, और बाद में जो से है ये किस में आ रहा है? ये खर में आ रहा है। इसी कारण से ये जो धै है ये क्या हो जाएगा? चर्त्य हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ ले एक बार इसको। कठिनता हो सकती है कि यहाँ सूत्र में बताया था चर्त्य कहाँ लिखा, यहाँ लिखा मैंने, तो ये पहला क्या बन जाएगा? धै अपने वर्ग का तय बन जाएगा, और क्या लिखोगे? युयुत्स्व। क्या बन गया? युयुत्स्व। अब एक हम उदाहरण ऐसा लेते हैं जिससे कि आपको जसत्व संधि और चर्त्व संधि के अंदर क्या अंतर है वो करना समझ में आ जाए। क्योंकि जहां जो काम खर या चर्त्व संधि छोड़ती है उन्हीं कार्य को कौन करता है? जसत्व संधि करती है। कैसे करती है? हम एक उदाहरण लेते हैं यहां, दिक धन अंत। एक मैंने लिखा दिक धन गज, और एक मैंने लिखा दिक धन पाल। देखो दोस्तों तीनों जगह पहले जो पद है वो सेम है, समान है, हमें कोई फर्क पड़ता है कि उससे? नहीं पड़ता। हम ये देखेंगे प्लस के निशान से पहले जो व्यंजन है क्या वो झल प्रत्याहार के वर्णों में है? आपको झल प्रत्याहार पता होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और तीनों सकार, और उसके साथ में है, ये झल में आता है। तो क्या पहला वर्ण है? तो झल में है। बाद में क्या आ रहा है कि यहां ध्यान रखने वाली बात है कि बाद में अगर इनको छोड़ करके कोई सा भी वर्ण आ रहा हो तो जसत्व संधि होगी। तो ये ए, क्या ये इनमें से कोई सा है? नहीं है। पहला दूसरा भी नहीं है, स्वर तो कोई से आने ही नहीं है खर में, पहला दूसरा भी नहीं है, और तीनों सकारों में नहीं है। इसीलिए यहां जो संधि होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? यानी कि जो क है वो बन जाएगा अपने वर्ग का, ये पहला था, और बन जाएगा तीसरा। आगे खर प्रत्याहार नहीं होने के कारण बना है ये, तीसरा बन गया, और हमारा उदाहरण हो जाएगा दिगंत। ठीक है, यानी कि अगर बाद में हम तो एक बात को ध्यान रख सकते हैं कि खर प्रत्याहार अगर झल के बाद में खर आता है तो चर्त्व होगी, नहीं आता है तो फिर जसत्व होगी। देखो समझे, यहां मैंने लिखा पहले पद है क, जो कि इसी की तरह झल प्रत्याहार का वर्ण है, बाद में आ रहा है ग। ठीक है, ये अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा है। आप देख रहे हैं तीसरा यहां तो नहीं है कोई, तीसरा वर्ण क्या होगा? ग, और जबकि हमने लिखा है पहला और दूसरा वर्ण।
यानी कि ये खर प्रत्याहार के वर्णों में नहीं है, इसीलिए ये जो क है वो अपने ही वर्ग का कौन सा बन जाएगा, ये पहला था और बन जाएगा तीसरा। क्या उदाहरण बन गया, दिग्गज हो गया। अब है इस उदाहरण को देखते हैं। ये दोनों संधियां जो थी ये भी जसत्व का उदाहरण है और ये भी जसत्व का उदाहरण है। अब हम अंतर यहां करते हैं। यहां देखो आप, पहले पद है क, जैसा कि यहां सभी में था, लेकिन बाद वाला जो पद है वो प है, जो अपने वर्ग का कौन सा है, पहला है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है पहला वर्ण। इसी कारण से ये जो क है वो क ही रहेगा, यानी पहला ही था और पहले को पहला ही रहना है तो वही रहेगा। क्या बन जाएगा, दिक्पालः। समझ में आया दोस्तों। ये अंतर करना आपको यहां सीखना है कि चत्व संधि जहां होगी वहां जसत्व संधि नहीं होगी। जसत्व संधि कहां होगी, अगर हम इनको छोड़ दे बाद में तो जो बचे हुए हैं वहां आप कौन सी संधि कर सकते हो, जसत्व कर सकते हो। आप ज्यादा डिटेल में जसत्व संधि को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप उसको देख सकते हैं। मैंने विस्तार से वहां भी बहुत सारे उदाहरणों से इसको समझाया है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, और अगर आपको कहीं कठिनता महसूस हो तो कमेंट में लिख के बताएं, आपकी हर समस्या का समाधान हो। जय हिंद।